मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। काफी दिनों से एक फीडबैक आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैस्टर पे एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। ये कमोडिटी भी स्पेशल है, खास है, और इंडिया का स्थान भी इसमें खास है। इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्लेयर है कैस्टर के इसमें। तो जब भी यहाँ पे निर्यात की बात होती है या फिर कंज्यूमर की बात होती है तो इंडिया का जो स्थान है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या मूव हो सकती है, किस तरीके की मूव आती है। जनरली यहाँ पे इस महीने में एक फॉल आता है प्राइसेस में। वो फॉल क्यों नहीं आया, किस तरीके का प्रोडक्शन रहेगा, निर्यात के क्या नंबर्स हैं, क्या यहाँ पे प्राइस आउटलुक हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स को भी हमें ध्यान देना है, सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है। होप सो मैं ये प्रेजेंटेशन आपसे पहले शेयर करना चाहूंगी ताकि हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। और मेरे ख्याल से ये अगर मैं शेयर करूंगी तो अब शायद ये विजिबिलिटी आपकी हो गई होगी प्रेजेंटेशन की। तो कैस्टर सीड पे यहाँ पे बात होगी और प्राइस आउटलुक हम देखेंगे कि 2025 का क्या होने जा रहा है। तो इस फसल को जानने से पहले थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि ये बहुत बड़ा कैश क्रॉप है, यहाँ पे खरीफ की फसल है और बुआई के लिए आदर्श मौसम या तो मार्च और अप्रैल होता है, नहीं तो सितंबर नवंबर भी कहीं कहीं पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होता है। तेल की जो औसत है यानी कि कैस्टर सीड से कितना तेल निकलता है, तो 46% यहाँ पे यहाँ पे तेल निकल जाता है। बाकी जो है 50% के करीब आप मान लीजिए 52% यहाँ पे मील निकलता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे वेस्टेज भी जाता है। अब उपयोग की बात अगर होगी तो यहाँ पे औषधियाँ है और ल्यूब्रिकेंट्स की उसमें सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग किस तरीके से होता है तो बहुत बड़े लेवल पे इसका उपयोग होता है। ये एक कमोडिटी है जो हाइड्रोलिक ल्यूब्रिकेंट से लेके पेंट डाई से लेके आपको मोमबत्ती से पॉलिश नायलॉन हर जगह, इनफैक्ट आप जो परफ्यूम लगा रहे हैं उसमें भी इसकी जो उपयोगिता है वो पाई जाती है। तो काफी ज्यादा इसका उपयोग होता है। यही वजह है कि कैस्टर पे बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जब इंडस्ट्रियल डिमांड कम होती है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसके जो उपयोग है वो बहुत बहुत जगह पे है। अच्छा, बहुत बड़े प्रोटीन का ये मतलब प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक अच्छी बात है जो इसको डिमांड में बनाए रखता है। अगर फैक्ट्स की बात यहाँ पे की जाए तो अगर आप यहाँ पे फैक्ट्स की बात करेंगे तो 30 देशों में इसकी खेती की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो अगर आप बोलेंगे कि खेती में सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, इसमें भारत, चीन, ब्राजील, रशिया, थाईलैंड, इथोपिया वगैरह है, फिलीपींस भी है। लेकिन ये जो 7 देश हैं, 30 देश हैं, इसमें से इतने देश मिलके ही आपको, कम देश मिलके ही 88% जो हिस्सा है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर देखा जाए कि तीन विभिन्न देशों में अरंडी की जो खेती होती है इसमें कितना मतलब उत्पादन होता है तो 15 से 20 लाख टन का होता है। और जनरली भारत में क्या होता है कि अगस्त में ये बोई जाती है और दिसंबर से मार्च तक ये काटी जाती है। इस पर अराइवल थोड़ा सा डिलेड हुआ है। और इसके बीच इसके बारे में बोले कि भारत का योगदान क्या है, तो हम सबसे बड़े यहाँ पे उत्पादक है। यही मैं बात यहाँ पे कर रही थी आपसे। घरेलू उत्पादन में बात की जाए भारत के अंदर, अगर हम बोले कि कौन सा स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे गुजरात 86% है। इसके बाद ही हमारी दूसरी दूसरे जो राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, वो यहाँ पे आते हैं। अगले स्लाइड्स पे चलेंगे। ये तो आप स्लाइड्स बेहतर यहाँ पे जानते होंगे जो इनमें डील कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले फार्मर्स के पास ये आता है, जो विलेज में ट्रेडर्स होते हैं उनके पास आता है, और धीरे धीरे ये मंडियों में जाता है, ब्लॉक्स लेवल पे जाता है, तो होलसेलर के पास जाता है। वहां से ऑयल मिलर्स में ये दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, कैस्टर मील और कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल 46% होता है, बाकी हमारा कैस्टर मील में आ जाता है। तो कैस्टर मील आपको पता है कि या तो एक्सपोर्ट होता है या हमारे फर्टिलाइजर्स में एज अ फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है। अब कैस्टर ऑयल यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है वो पेंट में भी यूज होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, ल्यूब्रिकेंट्स भी यूज होता है, काफी चीजों में इसकी जो उपयोगिता है वो यहाँ पे मानी गई है। अब किन किन बातों से इनके कीमत पे क्या क्या प्रभाव आता है, तो घरेलू मांग है और आपूर्ति, ये तो हम जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो कारण होता है किसी भी कमोडिटी में कि हमारी मांग क्या है और वहां पे डिमांड सप्लाई क्या है। लेकिन यहाँ पे निर्यात मांग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो एक्सपोर्ट नंबर्स क्या होंगे ये जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। नए उपयोग, अब जैसे कि काफी सारी कमोडिटीज है, ग्वारगम में आप जानते हैं कि ग्वारगम में क्रूड डीलिंग में, रिक डीलिंग में यहाँ पे काम आता है। तो इस तरीके के जो नए नए उपयोग है वो भी इसके डिमांड को यहाँ पे बढ़ा रहा है। उत्पादन लागत क्या है, अगर आप देखेंगे
देखेंगे 2020 के करीब अगर हम जाते हैं तो फर्टिलाइजर्स और जो लेबर कॉस्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो उत्पादन लागत पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है किसी भी चीज में, कमोडिटी के प्राइसेस में। अगर पिछला स्टॉक बहुत ज्यादा हो तो वो, या कम हो, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर पिछला स्टॉक बहुत ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा है, और इस बार का उत्पादन नॉर्मल भी है, तो प्राइसेस नहीं बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई साइड हमारा पिछला स्टॉक रहेगा। अगर इसके विपरीत, अगर पिछला स्टॉक कम है और इस बार भी प्राइस, मान लीजिए कि प्रोडक्शन नॉर्मल है, तो प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ रहेगा। फसल के पैटर्न में बदलाव ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, जैसे सोयाबीन वगैरह में देखा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा पड़ता नहीं पड़ेगा तो यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होगा, तो क्या होता है कि किसान दूसरे फसल पे भी शिफ्ट होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मानसून और वर्षा तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कैस्टर में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सरकारी नीतियां। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, या फिर उस पे जो किसी भी तरीके का प्रतिबंध होता है, उसका फर्क आता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्या चल रहा है, डिमांड। ये तो एनसीडीएक्स के बारे में है। ये आप जानते हैं कि 10 बजे से लेके 5 बजे तक ट्रेड होता है। क्या यूनिट है, तो 5 मीट्रिक तक पर मतलब कि यूनिट ये ट्रेड होता है। अगर आप देखेंगे बेस वैल्यू कितना है, तो 100 केजी का आपको प्राइस दिखता है। यानी कि अगर मान लीजिए 6700 प्राइसेस हैं, तो वो प्राइसेस हैं 100 केजी का, और 67 रुपीज आपको वो पर केजी हो गया। अब टिक साइज क्या है, यानी कि अगर आप एक लॉट लेते हैं और 1 रुपए का बदलाव आता है, तो क्या आपको मिलता है, वो 100 रुपए के करीब का है। क्योंकि हमारा कोटेशन या फिर बेस जो डिलीवरी यूनिट है, ये कोटेशन वैल्यू है, ये 100 केजी का है। तो 1 रुपए का मूव आएगा, यानी कि हमने खरीदारी की 6700 पे और 6701 पे वो हो गया, तो 1 रुपए का जो मूव आएगा, तो उस पे हमें 100 रुपए मिलेंगे। ट्रेडिंग आवर्स आपको पता है कि 10 बजे के शाम के 5 बजे तक यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। कंपलसरी डिलीवरी है। डिलीवरी नहीं चाहिए तो डिलीवरी पीरियड में आने से पहले आप पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं। 20 तारीख हर महीने का यहाँ पे डिलीवरी का मंथ होता है, और वहां से मतलब वहां पे एक्सपायरी होती है, और फिर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। और इनिशियल मार्जिन यहाँ पे 10% का है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि इस बार प्रोडक्शन का क्या हो रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन है, देखें तो ये लाख हेक्टेयर, ये एरिया की बात मैं कर रही हूँ, ये एरिया है। और ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि लाख हेक्टर। तो इसमें हमने लिया गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और इस वीडियो में आप प्लीज, अगर आपको लगे कि कहीं कुछ वेरी हो रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे डाल सकते हैं। 23, 22, 23 में हम टोटल पे ही जाते हैं। गुजरात में देखिए, गुजरात में इस बारी कम हुआ है, 6.46 है ये। और कम है तो बहुत कम, रकबा बहुत कम हुआ है। पर मतलब 7.2 था, 7.15 था, 7.11 हुआ, और 6.46 है। यानी कि पहले प्राइसेस का जो फॉल आया था, उसका भी इम्पैक्ट रकबा पे पड़ा है। राजस्थान में आपको ये थोड़ा सा बढ़ा था, 1.93 आया था 1.5 से, लेकिन अब 2023-24 वाले से कम हमारा इस साल का है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की जाए, वहां पे भी रकबा कम हुआ है। अदर्स में अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो लाख हेक्टेयर था 9.26, ये आपको 22-23 में था। ये यहाँ पे भी बढ़ा, 9.53 हुआ, फिर थोड़ा सा घटा 9.43, और अब आपके यहाँ पे 8.56 हो रहा है। तो ये तो हमारा हुआ कि हेक्टेयर में क्या था। अब प्रोडक्शन की हम बात यहाँ पे करेंगे, लाख मीट्रिक टन में ये डेटा है। तो 19-20 में लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे 18.42 था। फिर ये घट के 16.47 हुआ। 2 साल तक तो ये 16.47, 16.19 रहा। और 21-22 का हम प्राइस, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आई थी। लेकिन 22-23 में ये रकबा बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज भी हुआ था, और ये रकबा प्रोडक्शन बढ़ा। तो 22-23 में भी रहा, 23-24 में भी रहा। लेकिन इस बार प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। यही कारण है कि ये एक मजबूत कमोडिटी बन के यहाँ पे उभर सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के अराइवल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो अराइवल्स तो अगर हम सब टोटल लें अप्रैल महीने का, तो हमारा 17 में इतना अराइवल था। ये अराइवल यहाँ पे बढ़ता रहा। फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप देखेंगे, ये अराइवल्स यहाँ पे कम हुआ 20-21 में, ये कोविड वाला समय था। फिर 22 में हमारा 4 महीने का जो अराइवल्स था, फिर ज्यादा पे आया। लेकिन इस बार ये अराइवल्स जो है ये कम है। अराइवल्स कम होने में एक बात मुझे और जो मतलब मंडी में या एक्सचेंज में मैंने बात करी है, तो वहां पे एक चीज निकल के आ रही है कि अभी जो मई में जो बारिश हुई है, इससे स्टॉक्स भीगा है। इस स्टॉक्स को सूखने में अभी 15 दिन लगेगा। तो मई में जो अराइवल्स
यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाने थे, वो अराइवल्स यहाँ पे आए नहीं हैं। और वो सूखते और मंडियों में आते आते मुझे लग रहा है कि जून पहला हफ्ता अगर होता है तो मई में जो प्राइस नीचे आता था वो नीचे ना आके प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और एक डाउनफॉल प्राइसेस में आप देख सकते हैं जून पहला हफ्ता में, जब ये जो मई में का जो अराइवल्स जो डिले हुआ है, ये जब जून में आना शुरू होगा तब प्राइसेस पे एक दबाव आप देख सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर में प्राइसेस अभी हायर साइड ही रहेगा। कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट देखें तो जैसे ही आप देखिएगा ये आपको एक्सपोर्ट है और ये प्राइस है, जैसे ही 4 महीने यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है प्राइसेस जो है बिल्कुल रैली कर जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ प्राइसेस जो है बिल्कुल रैली करता है। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे कि फरवरी मार्च का डेटा क्या है तो लगभग यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है। और मेरे ख्याल से जिसकी वजह से आपने देखा है कि काफी बढ़िया कैस्टर ने एक बेस बना के रखा हुआ है। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपको दिखाना भी चाह रही थी। इस चार्ट में मैंने लिया हुआ है 2005 से, जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और मुझे याद है कि 1300 से लेके 1600 का भाव होता था कैस्टर का, और वो बढ़ते बढ़ते आ गया 7700 तक। तो 2005 की जो शुरुआत हुई थी इसमें 1300 का भाव था कैस्टर से। और जब पहला साल हमारा लिस्टिंग का था एनसीडीएक्स वायदा में तो वहां पे गिरावट हुई थी। लेकिन 5 साल हम लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न देखा। फिर 2 साल यहाँ पे थोड़ा सा कम रिटर्न, मतलब निगेटिव रिटर्न था। लेकिन ओवरऑल देखिए 2005 से इसको अगर हम 2025, ये मैंने गलती से लिख दिया 201 2025 है ये, तो 20 सालों में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साल ये निगेटिव रहा। लेकिन बाकी इसने 12 साल में अच्छा रिटर्न दिया। और जब ये निगेटिव रहा तो बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे 2% गिरा, 1% गिरा, इसको हम बहुत ज्यादा नहीं मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसने एक बढ़िया रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे आप इसको सीजनैलिटी मान के चलिए, ये चार्ट आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। मैं इसे प्रॉपर आपको दिखाती हूँ। ये 2006 से लेके 24 तक का डेटा है कि हर महीने मंथ वाइज इसने कैसा परफॉर्म करा है। हम अभी मई में हैं। मई में आप देखेंगे ज्यादातर रेड में ये ट्रेड होता है, यानी कि प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा है कि मई का महीना हमारा काफी अच्छा रहा कैस्टर का, क्योंकि माल अभी डिलेड होगा, कुछ माल यहाँ पे गिला हुआ है। और जून में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल हरियाली छाई है, यानी कि 6 से लेके 24 तक 18 साल में ये सिर्फ 4 या 5 बार गिरा है, बाकी इसमें अपसाइड ही आया। तो आप मान के चलिए जुलाई ऑनवर्ड्स जो आपको मूव आएगी उसमें आपको, फिर आप देखेंगे ये भी महीना है, ये ज्यादा अपसाइड देता है, ये भी ज्यादा अपसाइड देता है। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर तक आपको कैस्टर जो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने आपको ये रैली दिखाएगा। जून में हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि अभी का अराइवल बाद में आएगा तो उसका एक इम्पैक्ट आते हुए आपको दिख सकता है, वो एक फर्क पड़ जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आपको ओवरऑल जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको एक बढ़ते हुए क्रम में ही दिखाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस आउटलुक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट था कि कैसे ट्रेड हो रहा है, सीजनैलिटी क्या है। आप लोगों ने कहा था कि एक बार प्रोडक्शन का डेटा, इन सब डेटा को दिखाने के लिए। तो कैस्टर सीड अभी चल रहा है, अगर मान लू मैं 64-70 के करीब चल रहा है। और इस कमोडिटी ने काफी अच्छा मूव दिया था। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 1300 से 1500 की कमोडिटी ने हाई लगाया था करीब करीब 22 में, जब यहाँ पे फसल कम हुआ था। और 22-23 में इसने हाई लगाया था 7700 का। और 23 में इसने हाई लगाया था करीब करीब वही 7200 का। हम यहाँ पे हैं 64-70 के करीब, यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए हमारा 6500 का प्राइस है यहाँ पे। तो मई में कितना आ सकता है? मई में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 7000 के करीब आ सकता है। अगर आप बोलेंगे कि 7000 ऊपर का लेवल है तो नीचे का लेवल क्या हो सकता है जहाँ पे प्राइस आ सकता है, तो वो मुझे 5700 लग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि इस पूरे सीजन में कैस्टर का प्राइसेस क्या हो सकता है, तो मैं बोलूंगी कि मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसका प्रोडक्शन कम है और चाइना की तरफ से थोड़ा भी डिमांड बढ़ के आता है, क्योंकि चाइना 50% हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको लेता है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को आपको एक बार 7500 मान के चलना होगा। तो इस बार मेरी राय यही रहेगी कि हो सकता है कि हम जनवरी हम 22 का जो प्राइस था वो आता हुआ देखे, और प्राइसेस एक बार 7500 से 7700 तक आ सकता है। लेकिन आप बोलेंगे कि
कब आएगा, तो वो मुझे लग रहा है कि इसके लिए आपको वेट करना होगा। ये हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर वाला महीना हो, जब ये प्राइसेस यहाँ पे देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से अब आपको अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जो किसान भाई हैं, कुछ स्टॉक्स को रिलीज करें 7,000 पे, कुछ के लिए वेट कर सकते हैं। ट्रेडर्स वैसे ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जिनको डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है वो हमसे जुड़ भी सकते हैं, और जहां हम यहाँ पे डेली कैस्टर के अपडेट्स को देते रहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, और प्रेजेंटेशन कैसी लगी और क्वेरीज को भी आप शेयर करिएगा। थैंक यू।